हेलो स्टूडेंट्स, वेदांत एकेडमी की नई क्लास में आपका स्वागत है और मैं अमूल्य रत्न त्रिपाठी आपका वेलकम करता हूं। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताया था, तो उसी से रिलेटेड अगला टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यानी कि अकाउंटिंग के उद्देश्य क्या हैं, अकाउंटिंग करने के हम क्या उद्देश्य हैं। और मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि जब तक हम अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएंगे तब तक उसकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ने का कोई हमें खास प्रॉफिट नहीं है और हमें एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा। इसके लिए मैं एक एक करके चैप्टर वाइज आपको जो है बेसिक डेफिनेशन पढ़ाने से पहले बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ। उसी में ये तीसरा चैप्टर है। इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग बताऊँगा, तो आपको जो सारा कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। अब ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, इनको आप पहला पॉइंट क्या है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट है और साइंस भी है। मतलब कि अकाउंटिंग कला, आर्ट और साइंस, विज्ञान दोनों है। अब वो दोनों कैसे है ये मैं बताता हूँ। आर्ट में हम क्या करते हैं, कुछ प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट के लिए हम सूचनाएं, इंफॉर्मेशन बनाते हैं। अब प्री डिफाइंड क्या, मुझे मतलब पहले से पता होगा कि मुझे करना क्या है, क्या रिजल्ट निकलेगा, जो भी काम करूँगा मैं उसका क्या रिजल्ट होगा। तो आर्ट कुछ इसी तरह का कलात्मक चीज़ें होती हैं कि हमें पता होता है कि हम किस प्रकार की पेंटिंग बनाएंगे और उसका क्या रिजल्ट होगा। इसी तरह अकाउंटिंग में भी है, हमें पहले से उसका अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव पता है। जैसे कि मैंने पहले ही भी बताया था पिछले ही वीडियो में कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हमें तो क्या नाम है, ईयर एंड में प्रॉफिट या लॉस क्या हो रहा है बिजनेस में ये पता करना है, और हमें कितना हमारे डेबिटर हैं, हमारे कितने क्रेडिटर हैं ये जानना है। हमें हमारे जो अकाउंटिंग है, जो हमारा रिज़ल्ट आ रहा है वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, मतलब उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ फ्रॉड या कुछ एरर तो नहीं आ रहे हैं। और ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में बताया था। आप पीछे जाके वीडियो चेक कर सकते हैं, और जिसने देखा हो उसको समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया तो फिर से रिवाइज कर सकते हैं वीडियो चेक करके। तो आर्ट आपको क्लियर हो गया। इसी तरह अकाउंटिंग में भी क्या होता है कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव पहले से आपको डिफाइंड होता है कि हमें ये पता करना है, हमें रिजल्ट पता करना है, हमें एनालिसिस करनी है। तो वो एक प्रकार का आर्ट का पार्ट हुआ, तो आर्ट हो गया। अब साइंस क्या है, साइंस में क्या होता है कि हमें कुछ रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चलना होता है। जैसे कि गति का नियम है साइंस में, वो इस गति का नियम एक पहले से किसी साइंटिस्ट ने उसको डिफाइन कर दिया है। अब उस जो भी नियम, गति के नियम होंगे उसको जो है उसी पे फॉलो किया जाएगा। गति, किसी भी चीज़ की गति, स्पीड जो है वो अगर निकाली जाएगी तो उसी रूल पे को फॉलो करके निकाली जाएगी। तो उसी तरह एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, उसी रूल के हिसाब से कार्य करते हैं और उसी से हम अकाउंट बुक में एंट्रीज करते हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग आर्ट क्यों है और साइंस क्यों है। आर्ट इसलिए है कि हम जो है उसको एक प्रॉपर वे में मेंटेन करते हैं, रिकॉर्डिंग, फिर समराइजिंग करते हैं और उसको फिर उसका रिजल्ट निकालते हैं, जैसे एक कलाकार कार्य करता है। उसी तरह अब साइंस क्यों है, क्योंकि साइंस, अकाउंटिंग भी हम साइंस की तरह एक प्रॉपर जो है कॉन्सेप्ट थ्योरी पे वर्क करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिसे बोलते हैं, हम उसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। जर्नल का जो लिखने का जो जर्नल एंट्री का सिस्टम है, डबल एंट्री सिस्टम में लिखा जाता है। तो कहीं भी किसी भी संस्थान में जो बुक ऑफ अकाउंटिंग की जाएगी वो डबल एंट्री सिस्टम में ही की जाएगी। उसका जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अनुसार जो है रूल एंड रेगुलेशन के अनुसार ही पालन किया जाएगा। किसी और तरीका नहीं है अकाउंट्स को मेंटेन करने का। तो इसी वजह से हम उसको साइंस भी कहते हैं। तो अकाउंटिंग एक प्रकार का आर्ट भी है, साइंस भी है, यानी कि अकाउंटिंग अपने में दोनों चीज़ें समेटे हुए है, साइंस भी, थोड़ी थोड़ी साइंस, थोड़ी थोड़ी आर्ट। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा पॉइंट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ओनली।
लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि हम जो है सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं, जो कि फाइनेंशियल मतलब कैश ट्रांजैक्शन, कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन, जिसका कोई वैल्यू निकले उसको हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं, जो कि अकाउंटिंग के लिए सही हो, आगे बिजनेस के लिए हेल्पफुल हो, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में। अब आप बोलोगे सर वो क्या नाम है, हम तो उधार भी देते हैं गुड्स, तो वो कैश कहाँ हुआ? तो कैश में कन्वर्ट होता है वो, क्योंकि कुछ समय बाद आपको कैश मिल जाता है जब आप उधार देते हो, तो कैश का रोटेशन तो होता ही है। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हीं को हम अकाउंटिंग में लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या, बहुत सारे ऐसे, मैंने लास्ट वीडियो में भी शायद बताया था आपको कि अगर फैक्ट्री में क्या हुआ, स्ट्राइक हो गई, मैनेजर और आपके लेबर्स के बीच में स्ट्राइक हो गई, तो काम रुक गया, तो आपको लॉस तो हो रहा है, लेकिन उसमें कोई ट्रांजैक्शन आपको फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसलिए उस जो है स्ट्राइक को हम अकाउंटिंग में बुक्स में नहीं लिखेंगे, ठीक है। या आप ऐसे कोई भी ऐसी चीज़ होगी कि आपका कोई एम्प्लॉई है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, उसकी वजह से आपको जो काम है वो जो लेट होता था वो जल्दी जल्दी हो रहा है और काफ़ी आप ग्रोथ भी कर रहे हो, लेकिन वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, उसको आपको मेज़रमेंट, मनी में मेज़रमेंट नहीं कर सकते हो, इसलिए आप उसको क्या है अकाउंटिंग में, बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं राइट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जो भी ऐसे ट्रांजैक्शन जो कैश में कन्वर्ट हो सकें और बिजनेस को इफेक्ट करें, उन सबको हम अकाउंटिंग में लेते हैं। अदरवाइज कोई भी ट्रांजैक्शन विदाउट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हो उसको हम अकाउंटिंग में अलाउ नहीं करते हैं। तीसरा क्या है, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसा कि मैंने पहले इस पे ही बताया कि हम जो भी है उसको मनी के में मेज़रमेंट करते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन को। अगर कोई भी बिजनेस में हम क्या बिल्डिंग लगाया, अगर सपोज बिल्डिंग है, फिर ब्रिक्स लगाया, फिर सैंड लगाया, तो अगर हमें ट्रांजैक्शन करना है, तो अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन करनी है, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि 5 बिल्डिंग लगा दी और 2 ट्रॉली ब्रिक लगा दी, 5 बैग जो है सैंड लगा दिया। इसको हम मनी में कन्वर्ट करेंगे, जब इसकी वैल्यू हमें कुछ पता होगी तो हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अदरवाइज नहीं। अब मनी में कैसे कन्वर्ट होगा, जब हम बिल्डिंग की वैल्यू पता करेंगे कि हमने जो बिल्डिंग यूज कर रही है उसकी वैल्यू क्या है, सपोज 2 लाख रुपए है, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे कि 2 लाख के वैल्यू की बिल्डिंग जो है हमने यूज की बिजनेस स्टार्ट करने में। ब्रिक लिया सपोज 50,000 का 2 ट्रक, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि 2 ट्रक ब्रिक हमने यूज किया, हम ये लिखेंगे 50,000 का ब्रिक जो है हमने अपने बिजनेस में यूज किया। इसी तरह सैंड की जो अगर वैल्यू 20,000 है सपोज, तो हम ये लिखेंगे कि 20,000 वैल्यू का हमने सैंड यूज किया। अब टोटल कॉस्ट क्या आई, कितने, 2 लाख, 50 लाख और 20,000, 2,70,000। ये आपका मनी में कन्वर्ट हो गया 2,70,000। अब हम किसी को ये बता सकते हैं कि हाँ हमने 2,70,000 रुपये इन चीज़ों पे खर्चे किए हैं। अगर हम सीधे बिल्डिंग, ब्रिक्स और सैंड लिखते तो हमें वैल्यू नहीं पता होती, तो वो कैश में मेज़रमेंट नहीं हो सकते थे, तो हम उनको रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे ही वो कैश में मेज़रमेंट होंगे, उसकी वैल्यू पता हो गई, ऐसे ही वो हमारे लिए अकाउंटिंग टर्म हो गए और हम उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना स्टार्ट कर देंगे। अब वो कैसे लिखेंगे वो तो बात की बात है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन आपको बस इतना जानना है कि जब वो मनी में कन्वर्ट हो सकता है जो भी ट्रांजैक्शन, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखेंगे, और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे उनको बुक्स ऑफ अकाउंट, अदर कोई ट्रांजैक्शन नहीं लिखेंगे।
किसी ने सिंपैथी में आपको कोई बिल्डिंग दे दी यूज करने के लिए, उसको आप कोई वैल्यू नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई, तो आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, मनी ट्रांजैक्शन नहीं है, मनी इन्वॉल्व नहीं है, तो आप उसको अकाउंटिंग के बुक्स में नहीं लिख सकते। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चौथा पॉइंट है क्या, आइडेंटिफाइंग। पिछली बार भी मैंने बताया था कि बुक्स में अकाउंटिंग का एक साइकिल होता है जिसमें सबसे पहला पॉइंट होता है आइडेंटिफाइंग। पहले हम खर्चे को आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये बुक्स अकाउंट्स में आएगा कि नहीं आएगा, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि नहीं है, और कैश ट्रांजैक्शन है कि नहीं, मनी में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, उसको लिखना है कि नहीं लिखना है। तो हम खर्चे को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड किस में करेंगे, पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था। रिकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहली प्राइमरी बुक कौन सी आती है, जर्नल। या अब जर्नल बुक में क्या होता है, हम सबसे पहले खर्चे को, एक्सपेंसेस को या इनकम को लिखते हैं। और मैंने बताया था कि इनकी जो है कुछ सब्सिडरी बुक्स भी होती हैं। क्यों, क्योंकि जहाँ पे कुछ लार्ज ट्रांजैक्शन होते हैं, दिन भर में 100-150 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं, वहाँ पे जर्नल में लिखना कोई कंफर्टेबल नहीं होता है, तो हम उसकी अलग अलग सब्सिडरी बुक्स बना लेते हैं और उसमें है जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और उस बुक्स में कौन कौन से बुक्स आते हैं, सेल्स बुक, परचेज बुक, और कौन से, कैश बुक, ये मैंने आपको बताया था पिछले ही वीडियो में। तो या तो हम सबसे पहले ट्रांजैक्शन को सब्सिडरी बुक में लिखते हैं, जर्नल या सब्सिडरी बुक्स, ठीक है। तो ये आप आइडेंटिफाइंग के बाद पहले तो हमने खर्चे को आइडेंटिफाई कर लिया कि उसको लिखना है बुक्स ऑफ अकाउंट में कि नहीं, और जब वो आइडेंटिफाई हो गया तो हमने उसकी रिकॉर्डिंग की, मतलब लिखा। अब वो लिखने का पहला प्रोसेस क्या है, या तो हम जर्नल में लिखेंगे या रिकॉर्डिंग कौन सी बुक्स में करेंगे हम, पहला तो हो गया जर्नल या सब्सिडरी बुक्स। ये तो हो गया रिकॉर्डिंग। फिर मैंने बताया क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में क्या, अब हम खर्चे को जो जर्नल में हम डे बाई डे खर्चे को लिख रहे हैं, बहुत सारे खर्चे हो गए, अब हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि किस मंथ में कितना खर्चा हुआ है। उसको एक जगह हम क्लासिफाई करके रिकॉर्ड करेंगे, फिर से लिखेंगे, और उस बुक्स का नाम क्या है, लेजर। जहाँ पे हम क्या, खर्चे को अलग अलग अकाउंट के हिसाब से, अलग अलग नाम के अकाउंट के हिसाब से लिखते जाते हैं डे बाई डे। जैसे जर्नल में हम डे बाई डे सारी एक्टिविटी लिख लिया हमने खर्चे का, ट्रांजैक्शन का। अब उसको मंथ के एंड में हमें पता लगाना है कि किस मंथ में कितना खर्चा हुआ, किस अकाउंट से रिलेटेड। तो हम क्या करेंगे, लेज़र बनाएंगे। लेज़र में हर अकाउंट से रिलेटेड एक पन्ना होगा, एक पेज होगा। उस पेज में उस मंथ की पूरी एक्टिविटीज़ जो है रिकॉर्ड होगी, अमाउंट वाइज और डेट वाइज। जिसके बाद फिर हम मंथ के एंड में उसको टोटल करके उसका बैलेंस पता करेंगे कि हाँ, हमने जो है इस मंथ में इस अकाउंट से रिलेटेड जो है इतने खर्चे किए हैं। माना कि अगर बिल्डिंग है, बिल्डिंग्स का अकाउंट है, हमने बिल्डिंग पे अलग अलग जर्नल में हमने क्या किया, रिकॉर्ड रख लिया है। अब अलग अलग दिनों पे हमने बिल्डिंग के ऊपर सपोज 20,000 खर्च किया, ठीक है। बिल्डिंग के ऊपर 20,000 खर्च किया अलग अलग डेट के बाद दिनों में जर्नल में। फरवरी में हमने अलग अलग दिनों में बिल्डिंग के ऊपर 20,000 रुपीज़ खर्च किए। अब हमें पता लगाना है कि हम जो है टोटल बिल्डिंग के ऊपर कितना खर्च किए हैं इस महीने में। तो हम क्या करेंगे, जर्नल से फिर लेज़र बनाएंगे और लेज़र में बिल्डिंग का खाता बनाएंगे, बिल्डिंग,
जहाँ पे हम पूरे मंथ का बैलेंस जो है, पूरे मंथ की जो भी जनरल में एंट्री की है उसको हम कॉपी कर लेंगे और फिर उसका बैलेंस कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल बिल्डिंग पे हमने कितना कॉस्ट मंथ में पे किया है। तो ये क्लासिफाइंग का पार्ट है लेज़र बनाना। हम जहाँ पे क्लासिफाई डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सा खर्चा कहाँ पे जाएगा, किस अकाउंट का है। ठीक है, क्लासिफाइंग के बाद एक दूसरा पॉइंट आता है समराइजिंग, समराइज करना। फिर उसको हम क्या करते हैं, समराइजिंग यानी फिल्टर कर लेते हैं, फिल्टराइज कर लेते हैं। लेज़र बनाने के बाद लेज़र बन गया, हमें बैलेंस पता चल गया मंथ के एंड में। अब यह सही है गलत है, क्या है, टोटल क्या है, हमारे एसेट्स क्या है, बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको लिए हम समराइजिंग का ऑप्शन यूज करते हैं, जो फिल्टर करते हैं सब कुछ। और फिल्टर कब होगा, मैंने बताया था पिछले में, ट्रायल बैलेंस के द्वारा। ट्रायल बैलेंस, सॉरी सीधा लिखता हूँ, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से हमें क्या होगा, रिजल्ट पता होगा कि हमने लेज़र या जनरल में कोई गलती तो नहीं की है। अगर कुछ एरर आता है तो हमें यहाँ पे पता हो जाएगा। और ट्रायल बैलेंस से जब बैलेंस मैच हो जाएगा, उसके बाद हम फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे जिसमें ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट। उसका रिज़ल्ट हमें क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है वो पता चल जाएगा। और उसको हमने जब अकाउंटिंग पूरी समराइज़ कर ली तो हमें रिज़ल्ट पता चल गया क्या, कि हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, जो भी हो रहा है, या हमारी एसेट्स क्या है या हमारी इनकम क्या है, ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई। अब जब ये हमें पता चल गया तो हम अब रिज़ल्ट का एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस कहाँ करेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट। रिज़ल्ट जो भी आया, रिज़ल्ट में क्या आएगा, दो ही चीज़ें आएंगी, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अब प्रॉफिट क्यों हुआ या लॉस क्यों हुआ, कहीं हो सकता है खर्चे हमने ज़्यादा कर रहे हो, इनकम कम हो रही हो और तो हमें लॉस हो रहा होगा। और कहीं जो है हम जो है खर्चे कम कर रहे होंगे, इनकम अच्छी हो रही होगी तो हमें प्रॉफिट होगा। तो उसका एनालिसिस करेंगे और अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो हम उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे, लॉस ज़्यादा हो रहा है तो हम उसको कम करने का प्रयास करेंगे। एसेट्स का या डेब्टर क्रेडिटर जो भी हैं उनको हम कैसे कम करें या हम अपनी इस इनकम को बढ़ाएं, इन सब का जो है एनालिसिस कहाँ पे होगा, रिज़ल्ट इंटरप्रिटेशन में होगा। जब हमें बैलेंस मिल जाएगा पीएल और अब बैलेंस शीट के द्वारा, तो हम उस रिज़ल्ट को एनालिसिस करेंगे जो कि आएगा इंटरप्रिटेशन के पार्ट में। फिर 9वां और आखिरी पॉइंट है कि ये रिज़ल्ट जो आ गया उसको क्या करना है, कम्युनिकेटिंग, मतलब कम्युनिकेट करना है किसको, जो कंपनी का मैनेजर होगा, जो कंपनी का जो डायरेक्टर होगा, उसको कम्युनिकेट करना है, समझाना है कि भाई ये रिज़ल्ट आया है और ये इसका डाटा है, हमने इन चीज़ों पे इतना खर्च किया है, इन चीज़ों पे हमारी इतनी इनकम है, ये हमारी एसेट्स हैं, ये हमारी लायबिलिटी है। क्योंकि अकाउंटिंग का प्रोसेस जो है वो सब बहुत लेंदी होता है और उसके लिए स्पेशल नॉलेज, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता होती है जो कि सबको नहीं मालूम होती है। और मैनेजर सिर्फ जो है रिज़ल्ट को देखते हैं, मैनेजमेंट, कि हमारा क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ है, तो उसको डिफाइन करना ही भी एक अकाउंटिंग टर्म्स में आता है, जिसको हम कम्युनिकेटिंग करते हैं। हम जो है बताते हैं लोगों को, मैनेजमेंट को या प्रेस में या लोगों को जो हमारे इन्वेस्टर हैं, कि ये हमारी एसेट्स है, ये हमारा बैलेंस है, ये हमने इनकम ली है यहाँ से, और ये हमको डेबिटर हैं, ये हमारे क्रेडिटर हैं, और ये हमारी सेल है। ये सब चीज़ें हमें कम्युनिकेट करनी होती है, समझानी होती है लोगों को। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं एक बार और आपको रिवाइज कर लेता हूँ, फिर हम वीडियो को क्लोज करते हैं।
पहला पॉइंट मैंने आपको बताया, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एंड एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग एक आर्ट यानी कला भी है और साइंस भी है। क्यों है? क्योंकि हम प्रॉपर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे आर्ट में हम प्रॉपर ऑब्जेक्ट का, हम डिफाइन ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, उसी तरह हमें अकाउंटिंग का भी ऑब्जेक्ट पहले से डिफाइन होता है और उसी डिफाइन ऑब्जेक्ट पे हम अकाउंटिंग करते हैं। तो इस वजह से अकाउंटिंग कला है। और साइंस में एक हम डिफाइंड टेक्निक का यूज करते हैं अकाउंटिंग में भी, जिस प्रकार से साइंस में करते हैं, और लॉजिक का यूज करते हैं जिसको हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। इस वजह से अकाउंटिंग साइंस का भी पार्ट है। तो अकाउंटिंग में बोथ का कॉम्बिनेशन है, आर्ट का भी और थोड़ा बहुत साइंस का भी। फिर मैंने बताया रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। केवल हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो ऐसे ट्रांजेक्शन जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, उनको रिकॉर्ड करेंगे। अगर कंपनी में स्ट्राइक हो गई या किसी वजह से कोई एम्प्लॉय बहुत ही ईमानदार है, उसकी वजह से हमें क्या है प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है, तो उसको हम कहीं भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिखेंगे। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जो कि ट्रांजेक्शन मनी में कन्वर्ट हो सकें या कैश में कन्वर्ट किए जा सकें, उनका ही रिकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग बुक्स में करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। जैसे कि फिर इसी को चौथा पॉइंट है आइडेंटिफाइंग। खर्चे को पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि किस नेचर के हैं, वो फाइनेंशियल नेचर के हैं तब तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आएंगे, अदरवाइज बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम उसकी एंट्री नहीं लेंगे। रिकॉर्डिंग, आइडेंटिफाई कर लिए खर्चों को, फिर उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम रिकॉर्ड करेंगे। और रिकॉर्ड करने का एक प्रॉपर मैनर होता है। पहले हम उसको सबसे जर्नल में लिखते हैं। अगर बड़ा बिजनेस है तो उसकी सब्सिडरी बुक्स, जिसको हम क्या है सब्सिडरी बुक में परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सब चीज़ों में रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हर ट्रांजैक्शन को, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है और कैश में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, उनको रिकॉर्ड करेंगे। फिर क्लासिफाई करेंगे उसको अलग अलग, उसका अकाउंट्स वाइज, उसका नेचर वाइज हम अलग अलग लेज़र में उसको रिकॉर्ड करेंगे, जिसको हम लेज़र बुक्स बोलेंगे। अब उसके बाद समराइज करेंगे। समराइज में हम उसको उसके बैलेंस का पता लगाएंगे, उसका प्रॉफिट या लॉस का पता लगाएंगे कि हमें क्या बिजनेस में हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस, एसेट्स। तो हम अकाउंट्स सारे खर्चों को समराइज करेंगे, अलग अलग जगहों से उठाएंगे, उसको अब एक जगह इकट्ठा करके उसका बैलेंस पता करेंगे, जो कि समराइजिंग का पार्ट है। फिर जब हम समराइजिंग में हमें बैलेंस शीट से रिजल्ट पता हो जाएगा, एसेट्स पता हो जाएगी, डेब्टर क्रेडिटर पता हो जाएंगे, तो हम उस रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, जिसे हम इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट करेंगे कि ये हमें जो रिजल्ट मिला है उसका रीज़न क्या है। प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छी बात है, लॉस हो रहा है तो क्यों हो रहा है, या प्रॉफिट और कैसे होगा, ये सारी एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। और लास्ट है कि इस रिज़ल्ट को हमने पता लगा लिया, अब इसको हम अपने मैनेजमेंट को, अपने पार्टीज़ को, जो हमारे क्रेडिटर हैं, जो हमारे डेब्टर हैं या हमारे शेयर होल्डर हैं, उनको कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे समझाएं, वो आता है पार्ट कम्युनिकेटिंग का। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ पॉइंट अगर नहीं समझ में आए होंगे, आप मुझे मैसेज करें, लिंक में कमेंट करें, तो मैं इसका अगले वीडियो में आंसर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है।